कल हम इसे कर रहे थे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का रियल डेटा है, इसमें करंट अकाउंट हमने देखा था। करंट अकाउंट के 3 पार्ट्स, मर्चेंडाइज जो कि विजिबल्स होते हैं, इनविजिबल्स, और आपका यहाँ पे इनविजिबल्स में सर्विसेज, ट्रांसफ़र्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स और इनकम, 3 पार्ट हो गए। तो एक टोटल करंट अकाउंट क्या हो गया? विजिबल्स प्लस इनविजिबल्स। विजिबल्स प्लस इनविजिबल्स आपका टोटल करंट अकाउंट यहाँ पर आ जाता है। कैपिटल अकाउंट हमने किया था कल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस पोर्टफोलियो। लोन्स आ जाता है, लोन्स में एक्सटर्नल असिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया प्लस बैंकिंग कैपिटल प्लस रुपी डेट सर्विस। ये हमारे सारे कैपिटल, ये आप लोग मैच कर रहे थे कल। तो ये मैचिंग आयुषी आपकी हो गई थी मैचिंग ये? यस आयुषी? यस सर। ओके, सूर्यांश का चल रहा था शायद। सूर्यांश आपका कितना हो गया था इसमें से? मेरा हो गया था। आपका भी हो गया था? यस सर। ओके, सो ये टोटल कैपिटल अकाउंट आ गया। तो कैपिटल अकाउंट एक बार इसके कलरिंग में थोड़ी ठीक करता हूँ ताकि आपको और ढंग से नज़र आएगा। देखिए, कैपिटल अकाउंट के जो हमने नोटबुक में बनाए थे, कहाँ है फाइल, ये रही। कैपिटल अकाउंट के हमारे 5 हिस्से। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, इसको मैं कर रहा हूँ ब्लू कलर। प्लस बोरोइंग्स, जो ये बोरोइंग्स है ये लोन ही है, तो लोन्स लिख दीजिए चाहे बोरोइंग्स लिख दीजिए, एक ही बात है। ये दूसरा। तीसरा क्या है? बैंकिंग कैपिटल, तो ये आपका हो गया तीसरा बैंकिंग कैपिटल। चौथा क्या है? रुपी डेट सर्विस, तो ये रुपी डेट सर्विस हो गया चौथा। और अदर कैपिटल हो गया आपका 5वां। तो ये आपके टॉप लेवल हो गए कि ये 5 चीज़ें मिलकर के कैपिटल अकाउंट बनती है। अगर कोई पूछता है टोटल कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है, तो इन 5 चीज़ों को ऐड किया जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस लोन्स प्लस बैंकिंग कैपिटल प्लस रुपी डेट सर्विस प्लस अदर कैपिटल, ये टोटल कैपिटल यहाँ बनेगा, ठीक है ना? ये आपका इस तरह से यहाँ पर होगा। ये टोटल कैपिटल आपका आ गया। क्रेडिट की तरफ जो आ रहा है मतलब पैसा मिला हमारे देश को। डेबिट का मतलब हमारे देश से पैसा गया। बैलेंस मतलब क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो तो बैलेंस आ जाता है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का देखते हैं, 4,78,000 का क्रेडिट आया। क्रेडिट मीन्स रिसीट, पॉजिटिव साइन। जो गया वो है 456,191, इसको डेबिट बोलेंगे। डेबिट मतलब पेमेंट्स, नेगेटिव साइन। तो 478 में से 456 माइनस करोगे तो 21,809 का सरप्लस बचेगा। तो हम क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सरप्लस था 21,809 का, क्योंकि रिसीट्स ज़्यादा, पैसा मिला ज़्यादा है। अब इनका अलग अलग ब्रेकअप था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्लस एफडीआई, पोर्टफोलियो प्लस एफडीआई। तो ये दोनों इसके ब्रेकअप हो गए, पोर्टफोलियो प्लस एफडीआई। पोर्टफोलियो और एफडीआई को जोड़ोगे तो ये ऊपर का 478 आ जाएगा। एफडीआई है 88,235, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है 389,764, दोनों को जोड़ोगे तो 478 आ जाएगा। तो ये इसके अंदर टोटलें ऊपर लिखी हुई हैं, नीचे वाली टोटल नहीं है, ऊपर वाली इज द टोटल। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लोन्स के 3 हिस्से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबी, एक्सटर्नल असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो तीनों यहाँ पर आ गए, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। इसको शॉर्ट टर्म लोन्स भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन्स। ये पूरा हो गया आपका। शॉर्ट टर्म लोन्स में 2 हिस्से होते हैं, बायर क्रेडिट एंड सप्लायर क्रेडिट ग्रेटर देन 180 डेज, सप्लायर क्रेडिट अप टू 180 डेज। ये इसके दोनों हिस्से हो गए। फिर आ गया बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल में कमर्शियल बैंक्स के असेट्स होते हैं,
लाइबिलिटीज़ होती है। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमने यहाँ पे दोनों इसकी कमर्शियल बैंक्स की यहाँ पे दिखा दी। अच्छा, लाइबिलिटीज़ में से नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट एक बड़ा आइटम होता है। नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस हैं उनका डिपॉजिट एक बड़ा आइटम होता है, इसलिए इसको अलग से दिखाया। मतलब लाइबिलिटीज़ में मान लीजिए 51851 की क्रेडिट है, उसमें से 45,395 के नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स हैं, तो नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स को यहाँ पर अलग से दिखाया जाता है। और फिर अदर्स यहाँ पे आ गया, तो ये बैंकिंग कैपिटल भी आपका हो गया। रुपी डेट सर्विस मैंने आपको बताया, बस नाम याद रख लो, इसका कोई डेफिनेशन नहीं आएगी एग्जाम में। अदर कैपिटल है, नाम याद रख लो, डेफिनेशन की क्या होता है इसमें वो सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यह आपका आ गया टोटल कैपिटल अकाउंट। टोटल कैपिटल में क्या बोलेंगे, 761,402 की रिसीट्स है, 675,595 की पेमेंट्स है, टोटल सरप्लस है 85,807 का, क्योंकि रिसीट ज़्यादा है तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे सरप्लस है। करंट अकाउंट में क्या था, करंट अकाउंट में यहाँ पे डेफिसिट थी। टोटल करंट अकाउंट में यहाँ पे डेफिसिट थी 38,766 की, 798 का रिसीट्स, 837 का पेमेंट, 38 की डेफिसिट है यहाँ पे। करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रही है, उसकी भरपाई कहाँ से हुई, कैपिटल अकाउंट में आपके पास में सरप्लस आ गया। तीसरा आइटम एक और होता है एरर्स एंड ओमिशंस, गलतियाँ, छोटा सा वैल्यू है, इसको भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ओवरऑल बैलेंस निकालेंगे। ओवरऑल बैलेंस कैसे निकलेगा, करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स, तीनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल बैलेंस आपका यहाँ पर ही आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। एक जोड़ के देखते हैं, क्रेडिट जोड़ते हैं। क्रेडिट में करंट अकाउंट में कितना क्रेडिट है, 798,764, 798,764 करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कितना है, लिख लेते हैं, देखो 798,764। कैपिटल अकाउंट में कितना है टोटल, 761,402, 761,402। एरर्स एंड ओमिशंस में कितना, 1433, 1433। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 1561,599 ओवरऑल बैलेंस में रिसीट्स का बैलेंस आ गया। सिमिलरली पेमेंट्स का बैलेंस निकालते हैं। पेमेंट्स, करंट अकाउंट के टोटल पेमेंट्स कितने हैं, 837,529, 837,529। कैपिटल अकाउंट का कितना है, 675,595, 675,595। एरर्स में कितना है, 974। ओवरऑल अगर हम जोड़ेंगे 1514,098। तो ये टोटल हमारे क्रेडिट्स हो गए, ये हमारे टोटल डेबिट्स हो गए। अब बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस कहाँ चला गया, बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, 38,765 का डेफिसिट है। कैपिटल का बैलेंस, दिस माइनस दिस, 85,807 का सरप्लस है। एरर्स का बैलेंस, क्रेडिट माइनस डेबिट, 459 का सरप्लस है। तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल 47,501 का सरप्लस आया है इस वाले पूरे साल में। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज इन सरप्लस ओवरऑल बेसिस पे। कितने से सरप्लस है, 47,501 से। आयुषी को समझ आया, यस सर। सूर्यांश समझ आया, यस सर। ओके। आयुषी आपको अच्छे से समझ आया कि कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं आ गया। आ गया, ओके। तो 47,501 का टोटल यहाँ पे सरप्लस है ना। मतलब इंडिया ने इस वाले साल में जितने पैसे दिए फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ये क्या दिखाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या दिखा रहा है कि बाकी की दुनिया से क्या आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसको दिखा रहा है। जो डोमेस्टिक है इंडिया में, उस इसको मतलब नहीं है। इंडिया में
इंडिया के बाहर के देशों से क्या ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन कोई प्राइवेट लोगों के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स किसी के भी हो सकते हैं। एज अ कंट्री टोटल देखना है पूरे इस देश के लोगों के बाहर के देशों से क्या ट्रांजैक्शन है। तो उन ट्रांजैक्शंस को फॉर इजी स्टडी या इजी एनालिसिस के लिए हमने अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे डाल रखा है। ये यहाँ पर चीज़ हो रखी है। जैसे आपकी पढ़ाई होती है, आपकी पढ़ाई को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में बांट देते हैं ताकि मालूम पड़े अच्छा हिस्ट्री में बच्चा कमज़ोर है या ज्योग्राफी में बच्चा स्ट्रॉन्ग है ना। तो आपने कैटेगराइज इसलिए आप करते हो ताकि बात को पूरा ढंग से समझने में आसानी रहती है। तो इसी तरह से यहाँ पे है कि भाई इंडिया का बिजनेस हो रहा है बाहर के देशों के साथ, तो कैटेगराइज कर दिया। करंट अकाउंट में एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शंस को डाल दिया गया, कैपिटल अकाउंट में एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शंस को डाल दिया गया, इस तरह से। तो 47,000 का यहाँ पे हमारे सरप्लस आ रहा है। सरप्लस आया मतलब हमने फॉरेन करेंसी बचा ली, एज अ कंट्री सबने मिल करके फॉरेन करेंसी बचाई। टोटल 1561599 की फॉरेन करेंसी हमें मिली, 1514098 की हमने उसमें से दे दी, 47501 हमारे पास में बच गया फॉरेन करेंसी। तो अब इस केस में ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? ऑफिशियल रिजर्व्स बढ़ेंगे या घटेंगे? आप लोगों को बताना है। ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? सर आपकी आवाज़ चली गई थी, आप रिपीट कर सकते हो? जो ये केस हमारा हम बात कर रहे हैं 2021-22 की, इस केस में ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं, ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे या घटेंगे? अच्छा ऑफिशियल, हाँ जी, बैलेंस माइनस में तो डिक्रीज होगा ना। कौन सा बैलेंस माइनस वो में? बैलेंस माइनस में तो डिक्रीज, पर बैलेंस माइनस में है कहाँ पे? लास्ट में। कहाँ लास्ट में? कितना, कौन सा नंबर आप पढ़ रहे हो? जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। ये स्लाइड हमने करी थी, ये आप लोगों ने नोट डाउन करी थी? देखिए नहीं सर, ये वाली नहीं की थी। नहीं करी थी तो आप अभी नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों जने नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब नोट हो जाएगा तो आपको बताना है। सर डन। डन, ठीक है।
सूर्यांश का रह रहा है? ये सो गया सर। हो गया। ओके, सो अब ये स्लाइड आपने नोट भी कर लिए, आई थिंक समझ भी आ गई होगी, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अब बताइए ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व यहाँ इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? इंक्रीज। हाँ जी, रिपीट करिए सूर्यांश। सर डिक्रीज। डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा ऑफिशियल रिजर्व्स, बताइए। सर बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट जब पॉजिटिव साइन होता है तब डिक्रीज है, पॉजिटिव पर यहाँ पे साइन? नेगेटिव लिखा है। नहीं नहीं, देखो कंफ्यूज हो गई। ये स्लाइड तो आप स्लाइड को शुरू से पढ़ो, क्या लिखा है सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे? क्या रीड करो आयुषी स्लाइड को, अकाउंट प्लस करंट अकाउंट इज पॉजिटिव। थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा तेज। कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट प्लस, प्लस करंट अकाउंट इज रुक पॉजिटिव। जाओ रुक जाओ, अगर कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट पॉजिटिव है ना, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों मिलाकर के अगर पॉजिटिव है, अगर प्लस में है, तो फिर ये एरो जा रहा है फॉरेक्स रिजर्व्स की तरफ, तो क्या लिखा है फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। तो भाई देखो पॉजिटिव कब होगा कैपिटल और करंट? जब आपको पैसा मिला ज़्यादा है गया कम है, जब ही तो पॉजिटिव होएगा वो। पैसा मिला ज़्यादा है गया कम है, ठीक है ना, तो वो इंक्रीज होगा फॉरेक्स रिजर्व्स। अब राइट हैंड साइड वाला पढ़ो। कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट इज नेगेटिव। अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को जोड़ के नेगेटिव आता है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज हो रहा है मेरा ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स, मेरे घट रहे हैं क्योंकि मेरा पैसा गया ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कैपिटल और करंट दोनों को जोड़ना है, फिर देखना है भाई वो प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में है तो फॉरेक्स रिजर्व्स मेरे बढ़ गए, अगर माइनस में है तो मेरे फॉरेक्स रिजर्व्स घट गए। अब देखो अब इस क्वेश्चन में इसमें क्या हो रहा है, करंट घट रहा है या बढ़ रहा है? करंट अकाउंट वाला जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है करंट अकाउंट? पॉजिटिव। कहाँ से आप पढ़ रहे हो पॉजिटिव? सो अच्छा नहीं, अच्छा हाँ ये वो नेगेटिव है। कौन सा नंबर पढ़ा आपने? सर मैं तो लास्ट पढ़ रही हाँ हूँ। लास्ट ही पढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा नंबर पढ़ के बताओ। -3876 बिल्कुल ठीक है। तो करंट अकाउंट का मेरा बैलेंस कितना है? नेगेटिव है -38765। ऊपर सब कुछ ऊपर ही था, ऊपर से मैंने कॉपी करके इसको यहाँ इजी के लिए नीचे लिख लिया। कैपिटल अकाउंट, सूर्यांश आप बताओ, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? सूर्यांश को बताना है। पॉजिटिव। कौन सा नंबर आप पढ़ रहे हो? पॉजिटिव। हाँ जी, नंबर रीड करके बताइए। सर आपने क्वेश्चन क्या बोला? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। कौन सा नंबर आप पढ़ रहे हो? सर 885807। 807। तो कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव हो गया, करंट अकाउंट नेगेटिव हो गया। एक चीज़ और आती है एरर्स, छोटी मोटी गलतियाँ हो, तो एरर्स का बैलेंस कितना है? पॉजिटिव है। कितना है? 459, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशंस का बैलेंस कितना आया? 47501। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो स्लाइड के हिसाब से ऑफिशियल रिजर्व्स में क्या होएगा? ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेंगे या घटेंगे? इंक्रीज होंगे, बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है, तो पैसे मिले ज़्यादा हैं, अगर मिले ज़्यादा तो मेरे पास इकट्ठे हो गए पैसे। आपको अलग अलग रिश्तेदारों से पैसे मिल रहे हैं, दिवाली के ऊपर मिल रहे हैं, उसमें से आप अपने से छोटों को आप दे रहे हो, आपसे बड़े से आपको पैसे मिल रहे हैं, अपने से छोटों को आप देते भी जा रहे हो। आपको मिले 1000 रुपये, आपने दिए 800, तो आपकी जेब में 200 रुपये बढ़ गए, है ना। आपको मिले 1000, आपने दिए 1200, तो आपकी जेब से 200 रुपये और चले गए। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, तो पैसे मिले ज़्यादा हैं तो ऑफिशियल रिजर्व्स मेरे इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इनको तीनों को मिला करके और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। स्लाइड में एरर्स लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, बट एरर भी होता है, बहुत छोटा एलिमेंट है एरर का, वो भी होएगा एरर भी।
ठीक है ना। अब यहाँ पे तो हमें मालूम पड़ गया कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 47501 से इंक्रीज़ हुए थे इस वाले साल में, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया 47501 से। अब होता क्या है कि जैसे मैं इस लाइन को अभी यहाँ पर हटा देता हूँ, अब ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब पेमेंट्स को बैलेंस करना है, पेमेंट्स को हमें यहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो अभी मेरा यहाँ पे सरप्लस है, अगर यहाँ जीरो आ जाता मान लीजिए टोटल, तो इक्विलिब्रियम में होता वो। अब यहाँ पे जो है मेरा सरप्लस में है, 4750 प्लस में है। तो अब मैं ऑफिशियल रिजर्व्स को दिखाऊंगा यहाँ पे माइनस में, ऑफिशियल रिजर्व्स को मैं दिखाऊंगा माइनस में, ताकि मेरा टोटल जो है जीरो हो जाए। छोटी सी मैथ्स की बात है बस। 4750 का प्लस था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आप कैसे दिखाओगे, माइनस में दिखाओगे ताकि यहाँ जीरो हो जाए। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि भाई अगर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स आर शोन बाय नेगेटिव साइन। ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स को आप नेगेटिव साइन से दिखाओगे। क्यों नेगेटिव से दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे इसको यहाँ जीरो करना है। जीरो कैसे करेंगे, 47 प्लस में था, ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व वाला माइनस में लिख दो 4750 तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उल्टा है उसका। क्यों है माइनस में, इसका बड़ा सिंपल सा ये इतना सा लॉजिक था। मान लीजिए ये मेरा जो सब मिलाकर के और 4750 प्लस आ रहा है, इसकी जगह ये नेगेटिव आ रहा होता, ये नेगेटिव आ रहा होता। नेगेटिव कैसे आएगा, थोड़ा सा कैपिटल का फिगर बदल देते हैं, कैपिटल का फिगर कर देते हैं 675 की जगह 775 कर देते हैं, ठीक है। तो 52499 मेरा अभी नेगेटिव में आ गया। अब मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, ऑफिशियल रिजर्व्स प्लस में दिखाऊंगा, ताकि मेरा ये जो दोनों जोड़ के और बैलेंस हो जाए, जीरो हो जाए। तो जब मेरा यहाँ पे डेफिसिट होती है तो ऑफिशियल रिजर्व्स को मैं पॉजिटिव साइन से दिखाता हूँ। तो जब मेरी ये डिक्रीज़ होता है, ये डिक्रीज़ है, तो ऑफिशियल रिजर्व्स को मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन से दिखाता हूँ। समझ आया आयुषी? यस सर। सूर्यांश समझ आया? यस सर। ठीक है ना। क्योंकि मुझे उसको जीरो करना है इसलिए मैं उल्टा साइन यहाँ पे लगाता हूँ। तो क्या याद रखना, कैपिटल प्लस करंट अगर पॉजिटिव है तो ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स को आप नेगेटिव साइन से दिखाओगे। कैपिटल प्लस करंट अगर नेगेटिव है तो ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स को आप पॉजिटिव साइन से यहाँ पर दिखाओगे। ये हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स का हो गया दिखाने का तरीका। और हो इंक्रीज रहा है लेकिन दिखा नेगेटिव साइन में रहे। इधर ऑफिशियल रिजर्व हो डिक्रीज रहा है लेकिन दिखा पॉजिटिव साइन में रहे, उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है उसका कारण मैंने आपको बता दिया, मुझे यहाँ जीरो करना है इसलिए उल्टा साइन मुझे यहाँ लगाना पड़ता है। बस इतना सा इसका कारण है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमने रियल डेटा से इसको समझा। थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे जाके हम, तो उससे आपको इसके कंसेप्ट्स और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। तो जो कंसेप्ट था वो आपको आना चाहिए भाई। सर्विसेज का टोटल निकालना है तो ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, GNI, मिसलिनियस को जोड़ दो, है ना। मिसलिनियस निकालना है तो इनको सबको जोड़ दो, इस तरह से ये कंसेप्ट आना चाहिए। बाकी नंबर आपको याद नहीं रखना कि भाई इंडिया का मर्चेंडाइज इतना था, डेबिट इतना था, क्रेडिट, ये सब याद नहीं रखना। लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल या केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इतना बड़ा नहीं आएगा, उसमें से आपको छोटा सा आ जाएगा पोर्शन। सिर्फ करेंट अकाउंट का बैलेंस निकालो, 2-4 चीज़ें दे देंगे, आपके छोटा सा क्वेश्चन बनेगा बस। लेकिन हमको पूरा स्ट्रक्चर तो समझ में आना पड़ेगा। तो बेसिकली जैसे हमने नेशनल इनकम के टाइम फॉर्मेट्स बना लिए थे, एक्सपेंडिचर मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का, उस फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन फिट हो जाते थे। उसी तरह से इसको आप मान सकते हो, ये भी एक फॉर्मेट है, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ फिट हो जाते हैं। प्लस अगर थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी का क्वेश्चन भी आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो। बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल असिस्टेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। बैंकिंग कैपिटल में क्या क्या आता है, कमर्शियल बैंक के एसेट्स, लाइबिलिटीज़। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, FDI प्लस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। करेंट अकाउंट में देखें तो इनविजिबल्स में क्या क्या आता है, सर्विसेज प्लस करेंट ट्रांसफ़र्स प्लस इनकम। तो आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी आप यहाँ से आराम से
आंसर कर सकते हो। ये हमने ये स्लाइड देख ली है, नोट कर ली थी क्या? डिस्कस तो हो गया था, नोटिंग कर लिया नहीं करिए, देख लीजिए एक बार। यस सर, कर लिया। कर लिया था ना? देखो, करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स, ऑफिशियल रिजर्व विल इंक्रीज। करेंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, ऑफिशियल रिजर्व विल डिक्रीज। सरप्लस या डेफिसिट। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ऑटोनॉमस क्या होता है? व्हाट इज ऑटोनॉमस? ये वर्ड सुना आप लोगों ने कभी? व्हाट इज ऑटोनॉमस? आयुषी ने सुना है वर्ड कभी? यस सर, सुना तो है। कहाँ सुना? सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ओके। देखो, ऑटो के अंदर ऑटोनॉमस वर्ड है, वर्ड में ऑटो वर्ड आ रहा है, ऑटो है ना। ऑटो का मतलब क्या होता है? अपने आप। ऑटो का मतलब अपने आप है ना, अपनी इच्छा से, अपने आप, अच्छी अपनी इच्छा से। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी आप इसे बोल सकते हो। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक जो अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है। ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। आपका टू व्हीलर होता है, बटन दबाओ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, किक नहीं मारनी पड़ती है आपको। तो ऑटोनॉमस भी ऑटोमेटिकली है, जो अपने आप अपने हिसाब से हो रहा है, किसी चीज़ के बेस पे उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने ऊपर पढ़े, जितने ट्रांजैक्शंस करेंट अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के, उन्हीं सब ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करने का एक और तरीका यहाँ पे हो गया। ठीक है ना? जैसे स्कूल में बच्चे हैं, उनको कैटेगराइज हम कर सकते हैं मेल्स फीमेल्स करके। कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई लंबी हाइट वाले, छोटी हाइट वाले, या और कैटेगराइज कर सकते हैं साइंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट। तो कैटेगराइज कर रहे हो, बच्चे वही हैं लेकिन अलग अलग तरह से आप कैटेगराइज कर रहे हो। तो सिमिलरली ट्रांजैक्शंस वही है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई इंपोर्ट कर रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रांजैक्शंस वही है। एक तो कैटेगराइज का तरीका हुआ करंट में कर दो, कैपिटल में कर दो, वो हमने पढ़ लिया। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करने का एक और तरीका है जो हम बोल रहे हैं ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो कोई नई चीज़ नहीं है, ट्रांजैक्शन सब वही है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करने का एक तरीका यहाँ पे बदल गया। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ये अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि अपने आप होते हैं, वो किसी बात पे निर्भर नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक्सपोर्ट किया, कोई मान लीजिए आयुषी ने अपनी कंपनी खोली, उसने एक्सपोर्ट किया। वो एक्सपोर्ट करेगी, उसको बिज़नेस करना है, उसको प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए वो एक्सपोर्ट कर रही है ना। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा जाएगा जो भी होगा। बट पॉइंट इज़ कि आयुषी ने ट्रांजैक्शन किया, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को करते वक्त उसने ये नहीं सोचा कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना है देश का, इसलिए मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ या इसलिए मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप कर रहे हो बिना बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस को देखे हुए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस को देखे हुए आप इस चीज़ को कर रहे हो। सूर्यांश इंपोर्ट कर रहा है, उसने कोई बुक्स इंपोर्ट करी, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंपोर्ट कर रहा है, उन बुक्स को इंपोर्ट करके फिर इंडिया में बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा। उनको इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में, सरप्लस में, उस बात से कोई मतलब नहीं है ना। ये एक एग्जांपल लिया हमने। अब देखिए, मान लीजिए इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो स्टेटस है वो डेफिसिट में आ रहा है। इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं, 47501 का कितने का है, 52499 का डेफिसिट आ रहा है। डेफिसिट मतलब पैसे आए कम हैं, गए ज़्यादा हैं। तो
अब डेफिसिट की कहीं से तो भरपाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा, 52,000 की भरपाई करनी पड़ेगी। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये डेफिसिट है, इस डेफिसिट की भरपाई करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन लिया, है ना। गवर्नमेंट टेक्स लोन फ्रॉम आईएमएफ। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ से लोन लिया। ये लोन गवर्नमेंट ने क्यों लिया? क्योंकि गवर्नमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट की भरपाई करनी थी। तो उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा, अच्छा डेफिसिट है, लोन ले लो, पूरा कर दो। अगर डेफिसिट नहीं होती तो ये लोन नहीं लेते, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है, सरप्लस आ रहा है, उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये वाला ट्रांजैक्शन किया है। तो दिस ट्रांजैक्शन इज़ नॉट ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये ट्रांजैक्शन तो तभी होगा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिसिट आएगा तब। बट अदरवाइज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है, कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको बीओपी के बैलेंस से मतलब नहीं, उसको तो अपना बिजनेस चलाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। कोई फॉरेन से असिस्टेंस आ रही है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, फॉरेन असिस्टेंस वाला पैसे दे रहा है, तो दे रहा है, वो बाढ़ पीड़ित के लिए दे रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि इंडिया का बीओपी कितना है। तो सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हमने देखे, वो ट्रांजैक्शन जो ऑटोमेटिकली होते हैं, जो बिना बीओपी का बैलेंस को देखे हुए होते हैं, बीओपी बैलेंस को बैलेंस करने के लिए नहीं होते, वो सारे ऑटोनोमस हैं। अकोमोडेटिंग कौन से हैं? जो बीओपी पोजीशन को सही करने के लिए करे जाते हैं। तो मेनली इसमें क्या आएगा, इसमें ऑफिशियल रिजर्व्स की मूवमेंट आएगी, या फिर जैसे गवर्नमेंट लोन्स वगैरह लेती है, ये आएंगे आपके मेनली, है ना। जैसे इस वाले एग्जांपल में 52,499 का डेफिसिट था, या तो गवर्नमेंट लोन लेके इसे पूरा करेगी या फिर ऑफिशियल रिजर्व में से पैसे दे देगी। तो ये अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हुए। ऊपर जितने डले पड़े हैं ये जितने सारे सर्विसेज, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ऑटोनोमस है। टूरिस्ट इंडिया में घूमने आया, ऑटोनोमस, उसको बीओपी पोजीशन से मतलब नहीं है। हम बाहर घूमने गए, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। फॉरेन में एम्बेसी चल रही, जीएनआई वाला है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। सॉफ्टवेयर कंपनियां सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही है, ऑटोनोमस। ये सब ऑटोनोमस है। लास्ट के अंदर जब आपका डेफिसिट या ये आता है, इसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है उसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बोला जाता है। समझ आया आयुषी? यस। सूर्यांश समझ आया? यस सर। ठीक है ना। तो सारे ट्रांजैक्शंस वही है, अधिकतर आपके सारे ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस में ही हो रहे हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन थोड़े से हैं जो उसको बैलेंस करे जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मेरे बीओपी में डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है ना। ये किन टाइप के ट्रांजैक्शन के कारण आता है? बीओपी में डेफिसिट आता है, सरप्लस आता है। इज़ इट ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या फिर ड्यू टू अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस? ऑटोनोमस के कारण मेरे बीओपी में डेफिसिट सरप्लस आ रहा है। ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया कि बीओपी में डेफिसिट सरप्लस ऑब्वियसली ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के कारण ही आता है। बैलेंस किन से होता है? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के कारण वो बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं इसको। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कौन से हुए? These BOP transactions which are those BOP transactions which are undertaking with profit objective, जो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से करे जा रहे हैं वो सब ऑटोनोमस है। से मोस्टली प्रॉफिट ही है। कई सारे डोनेशन, ग्रांट्स भी होते हैं जो करंट ट्रांसफ़र में आते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट में आते हैं, वो प्रॉफिट से नहीं होते, है ना, बट अधिकतर प्रॉफिट से आते हैं। तो आपको यही लिखना है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में विच आर अंडरटेकिंग विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अकोमोडेटिंग क्यों होते हैं? दीज ट्रांजेक्शन्स आर फ्री फ्रॉम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, है ना। इसमें प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के द्वारा किए जाते हैं। जो आरबीआई है, आरबीआई इन ट्रांजेक्शन्स को करता है। तो फर्स्ट आपका डिफरेंस क्या हो गया? ऑटोनोमस में प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है,
अकोमोडेटिंग के अंदर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, फ्री फ्रॉम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कॉजेज बीओपी इम्बैलेंस। बीओपी में इम्बैलेंस किसके कारण आता है? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के कारण आता है। अकोमोडेटिंग क्या करता है? वो बीओपी बैलेंस को ठीक कर देता है, रिस्टोर द बीओपी इम्बैलेंस। बीओपी में जो इम्बैलेंस है उसे वो ठीक कर देता है। अच्छा, जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब ऑटोनोमस ही है। इट मीन्स ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में गुड्स बॉर्डर से जाते हैं, क्रॉस होते हैं। अकोमोडेटिंग में कोई गुड्स का काम नहीं है, अकोमोडेटिंग में कोई गुड्स का काम नहीं है, तो दे डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है ना। अब एक याद रखने वाली बात है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है अबव द लाइन आइटम्स। ऑटोनोमस को बोला जाता है अबव द लाइन आइटम्स, अकोमोडेटिंग को बोला जाता है बिलो द लाइन आइटम्स। ऑटोनोमस को अबव द लाइन बोल रहे हो, अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन बोल रहे हो। ये 4 डिफरेंसेस हो गए जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन या तो आ जाएगा कि भाई डिफाइन ऑटोनोमस, 4 पॉइंट आप बता दो। डिफाइन अकोमोडेटिंग, ये 4 पॉइंट आप बता दो। डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश कर दो। या फिर क्या होगा, ट्रांजैक्शन लिखा हुआ जाएगा, बताओ ऑटोनोमस है या अकोमोडेटिंग है। तो अकोमोडेटिंग में तो 2-4 ये ऑफिशियल रिजर्व्स का मूवमेंट है या गवर्नमेंट लोन ले लेती है, उसके अलावा बाकी सारे आपके ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हैं। ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझ आ गया आयुषी? यस। सूर्यांश समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग का डिफरेंस आप नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए, ये जब आप नोट कर रहे हो तो मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ, जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे थोड़ा सा टाइम बचाने की बात बता रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है ऑटोनोमस में, दोज बीओपी ट्रांजैक्शंस विच आर अंडरटेकिंग विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। वो वाले बीओपी ट्रांजैक्शंस जो कि किए जाते हैं प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से। एक तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, या फिर मैं सिंपल लिख देता हूँ अंडरटेकन विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। सिंपल लिख देता हूँ अंडरटेकन विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। क्या दोनों बातों में कोई फ़र्क है? दोज बीओपी ट्रांजैक्शंस विच आर अंडरटेकिंग विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ये पूरा सेंटेंस मैंने लिखा। या फिर मैं सीधा ही लिख देता हूँ सिंपल सा अंडरटेकन विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। दोनों बातें सेम है या अलग अलग हैं? सेम है ना। लेकिन ये पूरा सेंटेंस लिखने में मेरा टाइम ज़्यादा चला गया। एग्जामिनर नंबर उतने ही देगा, मैं क्यों बेकार के अंदर लिखूँ दोज बीओपी ट्रांजैक्शंस विच आर। सीधा सीधा लिखो ना, अंडरटेकन विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, टू द पॉइंट आंसर है, लिखने में मेरा टाइम बच रहा है। ये तो एक सेंटेंस है, ऐसे कितने सारे सेंटेंस आप एग्ज़ाम में लिखते हो। अगर ये अननेसेसरी की लाइन काट दी जाए तो आपका काफ़ी सारा टाइम इसमें लिखने में बच सकता है। इधर अकोमोडेटिंग में सिंपल लिखो फ्री फ्रॉम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ख़त्म। दीज ट्रांजैक्शंस आर फ्री फ्रॉम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ऐसे हमें नहीं लिखना है। प्रैक्टिस की बात है, बट इस तरह से आप छोटा कट करके लिख सकते हो। सो तो उसके एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता कि इतना छोटा लिखा है? नहीं, आप बात तो पूरी बताई ना आपने, उसको अंडरटेकन विद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है। और इकोनॉमिक्स के पेपर में 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप टू द पॉइंट लिखो, ठीक है ना। यही बातें आपको स्कूल के एग्ज़ाम में समझने की होती है, ठीक है ना। आप आपके जो भी क्लास में अगर कोई फर्स्ट आता है और उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप उसकी नोटबुक ले, है ना, उसको देखो कि उसने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेशन देखो उसका आपका। भाई आंसर जो अगर ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग लिखना है तो ये प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव सब लोग यही लिखेंगे, चाहे 100 आउट ऑफ 100 वाला हो, 100 में से 30 वाला भी यही लिखेगा।
तो दूसरे स्टूडेंट की कॉपी देख करके आपको ये पता पड़ेगा कि वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है, पॉइंट्स में लिख रहा है, ग्राफिक्स उसने बनाए, फ़ोटो बनाई, क्या क्या उसने किया है, जो प्रेजेंटेशन आपको आप सीख सकते हो अपने किसी कोलीग की नोटबुक लेकर के जिसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं। टीचर से पूछो कि भाई दो दो मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, मैम कितना लिखना है हमें, है ना, कितना सर लिख। जो हाँ जी, कुछ आप बोल रहे हो आयुषी? मतलब जो हम लोगों ने अपने जो स्कूल के सर हैं उनसे पूछा था। हाँ सर, जो इको के हमारे स्कूल के सर हैं, हाँ जी। वो तो बोल रहे थे कि अगर 3 मार्क का है तो 1 पेज का आंसर होना ही चाहिए, 1.5 पेज का आंसर होना चाहिए। ओके, तो ये उनका व्यू होगा, मेरा व्यू ये नहीं है। मेरे हिसाब से तो बोर्ड के अंदर ये कॉपियाँ भरने का काम नहीं होता। बोर्ड बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर मांगता है। तो हमारे जो सर हमको सिखाते थे वो था कि 1 नंबर मतलब 10 वर्ड्स, 3 मार्क्स मतलब 30 वर्ड्स, 3 लाइन बेसिकली। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4-5 लाइन के अंदर आपका आंसर एक एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे अब मान लीजिए ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग का डिफरेंस है, नो डाउट लाइन ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी, पर कंटेंट वाइज 3 नंबर में बस इतना ही लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना है। और ग्राफ्स कोई बनाता है या पिक्चर बना के, जैसे जैसे ये है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था, ये बनाया कैपिटल अकाउंट में फॉरेन एरो बना के बना दिया, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स एंड बैंकिंग कैपिटल, तो इस तरह से अगर आप बना के दिखाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसको पैराग्राफ बना के भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 करके भी लिखा जा सकता है, ऐसे एरो बना के भी लिखा जा सकता है। तो पैराग्राफ बना के लिखना सबसे, मतलब तीनों में से सबसे कम अच्छा प्रेजेंटेशन है पैराग्राफ बना के लिखना। 1 2 3 4 करके उससे बेटर प्रेजेंटेशन है, और एरो बनाकर आप लिख देते तो ये उससे भी ज़्यादा बेटर अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। ठीक है ना, टू द पॉइंट आंसर लिखने, कोई आपको पेज ज़्यादा भरने की आपको नहीं सोचनी। आप बोर्ड का पेपर देखो ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें लिखा होता है भाई टू द पॉइंट आंसर लिखो आप। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, एक सेंटेंस आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, है ना, बताएंगे ये गुड्स कौन सा होता है। आप लिखोगे कि भाई टीवी इज़ अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, पूरा सेंटेंस आपने टीवी इज़ अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, सीधा लिखो सिंपल कंज्यूमर ड्यूरेबल, बस। वह आंसर इन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है। तो टू द पॉइंट आपको लिखना है। ये सेंटेंस बनाने की वहाँ पे बोर्ड की चेकिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो नोट करिए इसे, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग को। पर सेंटेंस इतना मैं नहीं कह रहा कि इतना आपने काट दिया कि उससे उसका सेंस ही समझ नहीं आ रहा। सेंस समझ में आना चाहिए। वैसे यहाँ लिखा कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स, कॉल्ड वर्ड हटा दो, क्या करना है कॉल्ड लिख के, बिलो द लाइन आइटम्स, इधर अबव द लाइन आइटम्स। तो आपकी नेक्स्ट जब भी आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स होंगे और आप लोगों को आपकी कॉपियाँ दिखाएंगे, तब आप देखिएगा, लगा कर कोशिश करिए 4-5 बच्चों का, किसी के जिसके अच्छे मार्क्स आए, जिसके कम मार्क्स आए, उससे ले लो कॉपी, कि देखो थोड़ा सा 5 मिनट की उसने किस तरह से आंसर लिखा है, क्यों इसके ज़्यादा मार्क्स आए या क्यों इसके कम मार्क्स आए। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ऐसे देख सकते हैं दूसरे की कॉपी या नहीं, अलाउड नहीं है? देख सकते हैं देख सर। सकते हैं ना, तो आप देखिए कॉपियाँ हर सब्जेक्ट की देखो, सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं देखनी है हमें, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट्स की आप कॉपी देखो, दूसरों की उनकी देखो, आप अपनी उनको दिखाओ, उनका क्या व्यू है। तो शेयरिंग करने से एक्चुअली नॉलेज बढ़ती ही है। उसमें ये नहीं सोचना अरे मेरे तो कम मार्क्स है मैं अपनी कॉपी छुपा लूँ, ये सब नहीं करना। ठीक है, कम आए तो आए, उसमें क्या है, कोई क्राइम थोड़ी किया है, नंबर तो कम ज़्यादा आते ही रहते हैं।
सर वो क्या है? हो गया सूर्यांश? Yes, sir. हो हो गया. गया आपका भी? तो ये ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग का डिफरेंस हो गया। यहाँ कुछ और लिखा हुआ, कोई एडिशनल पॉइंट अगर मुझे लिखवाना है तो ठीक, एक ये पॉइंट भी आप लिख लिए, 4 आपने लिख लिए, एक ये वाला लिख लो, इसमें मैंने टिक लगाया। जो हमने बात करी वो ये हैपेंस ऑन देयर ओन अकॉर्ड एंड नॉट बिकॉज ऑफ कंट्रीज बीओपी सिनेरियो। बीओपी सिनेरियो से कोई मतलब नहीं, अपनी इच्छा से ओन अकॉर्ड पे हो रहे हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस अंडरटेकिंग आफ्टर सीइंग द बीओपी सिनेरियो। बीओपी सिनेरियो देश का देखने के बाद ही ये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, ठीक है ना। एक ये पॉइंट लिख लो और एक लास्ट वाला लिख लो, अंडरटेकन नॉर्मली बाय प्राइवेट सेक्टर, अंडरटेकन नॉर्मली बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ये 2 पॉइंट और लिख लो तो 6 हो गए आपके पास। तो 6 में से 3-4 तो आपको याद रह ही जाएंगे एग्जाम में। जिन पे मैंने रेड टिक मारा है वो दोनों पॉइंट भी आप लिख लीजिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ आप लोगों को अपने हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में देखनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पेपर उठाओ। अब आप देखो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब सीधा पूछ लिया कि भाई ऑटोनोमस क्या होता है, अकोमोडेटिंग क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सीधा अगर पता है लिख दिया बस। और कितने मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थोड़े ट्रिकी हैं, मतलब घुमा करके कुछ अलग तरह की चीज़ उसने पूछ ली। तो ये भी आपको हर एक पेपर का पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब सीधा पूछ लिया भाई ये चीज़ की डेफिनेशन बता दो, डिफरेंस बता दो, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। जिसने पढ़ लिया एक बार वो आप वहाँ पे लिख देगा। ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा आपको डॉज करता है वो, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होगे मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। तो आप हर एक पेपर में देखो, अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो कितने मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 50 मार्क्स के आते हैं, 60 के आते हैं, 70 के आते हैं, 80 के आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े जो सीधे डायरेक्ट हैं, कितने मार्क्स के होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मान लो अगर 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ मेरे को डेफिनेशन सब पता है, मैं सीधा भर सकता हूँ उसको, तो 100 में से 80 तो कहीं गए नहीं। भाई ट्रिकी क्वेश्चन में तो अटकता है कोई कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी में कौन अटकेगा। एक बार तो भाई हम ये मान रहे हैं कि एक बार तो सिलेबस किया हुआ है। अगर किसी ने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। बट हम ये मान के चल रहे हैं हम पूरा सिलेबस हम करके जाएंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो सारे हम अटैम्प्ट कर लेंगे। जो ट्रिकी क्वेश्चन है सारे हम नहीं अटेंड कर पाए, उसमें आधे भी आपने कर लिए, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, इससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर कि उसका पैटर्न कैसा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस कितने हैं। हर एक सब्जेक्ट का आप ये देखिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो, अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर को देखो कि सीधे सीधे आंसर आपको हो सकता है अभी ना आता हो। मान लो एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का आज आपको नहीं आता, उसकी बात नहीं है, पर ये देखो कि क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ जाता है कि डायरेक्ट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना आप आराम से देख सकते हो। तो इससे आपको पेपर का पैटर्न मालूम पड़ता है कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जा रहे हैं। समझ आया आयुषी आपको ये बात? यस सर। तो अब की बार क्या करना है, जब स्कूल में एग्ज़ाम होंगे तो आपको एक तो अपने कोलीग्स के आपके साथ जो स्टूडेंट्स उनकी 2-4 बच्चों की नोटबुक देखो, उससे आपको क्या लर्निंग मिलती है। पेपर जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है आप अपने जो अभी आपका हाफ ईयरली उसको भी देख सकते हो, भाई कितने नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट है, कितने नंबर के ट्रिकी हैं। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि बोर्ड का पैटर्न आपका किस तरह का होने वाला है। कितने थ्योरी के आते हैं क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाता है। कितने मार्क्स की केस स्टडीज़ आती है। ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए, फिर बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया। हो गया सूर्यांश? हो गया सर. हो गया, ठीक है। तो ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हमारा हो गया। अभी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। बीओपी जो है हम क्यों बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना। अब मोटा मोटा हमें पूरा पता पड़ ही गया है
आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हो कि बीओपी क्यों बनाया जा रहा है, बट ठीक है बुक में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बीओपी स्टेटमेंट बनाने से कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस पता पड़ता है अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी देश का फाइनेंशियल स्टेटस बाकी दुनिया के मुकाबले कैसा है, भाई बाकी दुनिया से वो ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं या बाकी दुनिया के मुकाबले ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी दुनिया से लोन ज़्यादा ले रहे हैं या बाकी दुनिया को लोन ज़्यादा दे रहे हैं, फॉरेन वाले हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम उनके देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब फाइनेंशियल स्टेटस, पैसे का स्टेटस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले पता पड़ जाता है बीओपी से, नंबर 1। दूसरा क्या है, ट्रेड बैलेंस का पता पड़ता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, फ्रीक्वेंटली देखी जाती है। ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंपल है। ट्रेड बैलेंस विजिबल्स का होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया या हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया, ठीक है ना। जैसे हम इसको कोरिलेट करते हैं, हमने चैप्टर पढ़ा था दूसरी वाली बुक का, दूसरी वाली बुक में हमने जो फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके 2 चैप्टर हमने पढ़े थे। क्या बताया था हमारा उस वक्त हमारे एक्सपोर्ट्स, अगर आपको याद हो तो एक्सपोर्ट ज़्यादा थे या इंपोर्ट ज़्यादा थे, याद है कुछ? क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से उस वक्त, क्या चीज़ इंपोर्ट करते थे इंडिया में उस वक्त, कुछ याद है या सब भूल गए? 1947 से पहले इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितने थे, इंपोर्ट्स कितने, क्या कितने सर यहाँ के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स होते थे। यस, यहाँ के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होते थे। वेरी गुड। और बताइए और क्या याद आ रहा है? और वो यहीं पे मतलब वहाँ पे वो बनाते थे एंड यहाँ पे बेचते थे। तो फिनिश्ड गुड्स यहाँ आते थे, फिनिश्ड गुड्स हम यहाँ पे इंपोर्ट करते इम्पोर्ट थे, है ना। तो अब ये कैसे पता पड़ा? ये पता पड़ा हमें ये ट्रेड बैलेंस देख करके। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? विजिबल्स का, है ना। विजिबल्स का एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, ये चीज़ हमारी वहाँ से हमें मालूम पड़ी। तो सिर्फ पैसे नहीं देखे जाते, सिर्फ बैलेंस नहीं देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, क्या चीज़ इंपोर्ट हो रही है, ये भी साथ में देखा जाता है। और रियल लाइफ में तो कंट्री वाइज देखा जाता है, कंट्री वाइज देखा जाता है कि किस कंट्री से, मतलब चाइना से इंडिया का कितना एक्सपोर्ट है और कितना इंपोर्ट है, यूएसए से कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है, चीज़ वही रहेगी, है ना। और क्या, जापान से कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है, कंट्री वाइज एनालाइज किया जाता है गवर्नमेंट के लेवल पे। हमको नहीं करना कंट्री वाइज, हमें तो टोटल लेवल पे समझ रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या क्या होता है ना। फिर देखते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा चाइना से हमारे देश में खूब इंपोर्ट्स होते हैं, मालूम है? यस सर। यस। सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है, अदरवाइज़ आप अपने घर पे जो भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जितने देखोगे सब पे मेड इन कहाँ पे लिखा हुआ है? मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है? मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन हांगकॉन्ग। अधिकतर सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाहर के बने हुए होते थे, सारी चीज़ हमारे देश में इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट होएगी तो मेरा जो बीओपी है नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि सारी चीज इंपोर्ट हो रही है। चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, पैसे पे ध्यान देना है। पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। पैसा जा रहा है ना। और जाने वाला जो होता है वो डेबिट होता है, पेमेंट डेबिट होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो इंपोर्ट करने से आपका बीओपी ख़राब हो जाता है, एक्सपोर्ट करने से आपका बीओपी अच्छा हो जाता है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे हर कंट्री का देखा जाता है। तो इतने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते थे तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमारे यहाँ पर बनाने की स्टार्ट करनी, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इतने पटाखे होते थे, दिवाली पे आप सजाते हो घर में, वो सब लाइटिंग्स वो सब होती थी, और बहुत सारी चीज़ें। आपको विश्वास नहीं होगा कि कोविड के टाइम पे पता पड़ा, कोविड के टाइम पे नहीं, जब अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया का चाइना से बॉर्डर इशू हुआ था,
उस वक्त मालूम पड़ा कि हमारे देश में जितनी दवाइयाँ बन रही हैं, उन दवाइयों को बनाने के लिए जो कच्चा सामान होता है, आधे से ज़्यादा तो सारा चाइना से आता है, आधे से ज़्यादा चाइना से आता है। अगर चाइना से लड़ाई हो गई, मान लो लड़ाई कर ली, चाइना ने वो दवाई बनाने का सामान देना बंद कर दिया, तो युद्ध में था, बाद में लड़ोगे, यहाँ वैसे दवाइयों की शॉर्टेज हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने देखा कि 80% खिलौने, जो बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं, 80% खिलौने चाइना से इम्पोर्ट होते थे। फिर गवर्नमेंट ने देखा अरे तो इतने खिलौने वहाँ से आ रहे हैं सारे, तो उन्होंने फिर आई थिंक आंध्रा में या कर्नाटका में एक टॉय पार्क बनाने का स्टार्ट किया। भाई टॉय मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ावा देंगे ताकि वहाँ पे खिलौने इंडिया में ही बने, चाइना से ना मंगाने पड़े। समझ आ रहा है आपको? ट्रेड बैलेंस सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने से कितनी बातें मालूम पड़ रही हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग हो पा रही है गवर्नमेंट की। तो ये तो हमने सिर्फ ट्रेड बैलेंस की बात बोली। इंडिया का स्टेटस, रॉ मटेरियल करते थे, फिनिश्ड गुड्स करते थे, ये भी हमें यहाँ पर पता पड़ गया। तो इसीलिए सब सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस। बीओपी की इम्पोर्टेंस क्या है? इंफॉर्मेशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो हमें, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे देश का कितना है। शोज़ एक्सपोर्ट वर्सेस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट कितना है, इम्पोर्ट कितना है बताता है। उनका कॉम्पोजिशन बताता है, क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, क्या चीज़ इंपोर्ट हो रही है बताता है। एरिया बताता है किस किस देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, किस किस देश से आप इंपोर्ट कर रहे हो। समझ आया आयुषी? यस है ना? तो जैसे टॉयज़ का मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाइना से दवाइयों के रॉ मटेरियल का आपको मैंने एग्जांपल दिया। ये सब एग्जांपल्स रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। कोई नंबर नहीं काटेगा, बल्कि नंबर अच्छे मिलेंगे अगर आपको एग्जांपल्स याद रहते हैं तो। ठीक है ना? एरियाज़ वेयर कंट्री शुड बिकम सेल्फ रिलायंट, है ना? एरिया मालूम पड़ रहे हैं कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे देश को सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। जैसे दवाइयों का मैंने आपको एग्जांपल दिया, दवाइयों की रॉ मटेरियल इंडिया में बनेंगे तो हमारा देश सेल्फ रिलायंट बनेगा। टॉयज़ हमारे देश में बनेंगे तो सेल्फ रिलायंट बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे देश में बनेंगे तो वी विल बिकम सेल्फ रिलायंट। तो ये सब कैसे पता पड़ रहा है? बीओपी को देख के आपको मालूम पड़ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो फाइनेंशियल स्टेटस मालूम पड़ा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन आई। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कैन बी स्टडीड। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट भी स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट है मेनली। तो कितनी एग्रीगेट डिमांड है देश में, लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सब चीज़ आपको मालूम पड़ती है। अभी इनका सबका मीनिंग आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इस सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आएगा। अभी एज ऑफ नाउ आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा वाला मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, बाकी दोनों मैंने आपको समझा दिए। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप ब्रिटिश पीरियड का भी एग्जांपल दे सकते हो कि भाई जब बैलेंस ऑफ ट्रेड को स्टडी किया तभी तो मालूम पड़ा कि यहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा आता है, रॉ मटेरियल यहाँ से ज़्यादा जाता है और फिनिश गुड्स यहाँ आता है। स्टडी किया जब मालूम पड़ा, अब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, भाई ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे रॉ मटेरियल यहीं काम आए, फिनिश गुड्स हमारे यहाँ ना आए। ब्रिटिश पीरियड वाला एग्जाम्पल दो तो बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। डिफेंस इक्विपमेंट्स हम मोस्टली इंपोर्ट करते थे, अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में ही बनाए जाएं ताकि आपका इंपोर्ट्स कम हो। ये सब कंपोजिशन पढ़ के आपको ये सब बातें मालूम पड़ रही है। तो ये सब एक, हाँ जी, तो ये लिखने के बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड के नीचे आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं 1 2 3 4 डिफेंस इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन, टॉयज़, ये सब एग्जांपल आप नीचे लिख सकते हो।
जब ये नोट हो जाए तो बताइएगा। Sir, done. डन, ठीक है। सूर्यांश, So Suryash is not in the meeting. वो छोड़ दिया गया उसने क्लास। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल्स लिख लिया आपने तीनों चारों? Yes, sir. ओके ठीक है। तो अब ये हमारा मोटा मोटा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़े से इसमें डिफरेंसेस हैं, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, बीओपी और उसमें क्या डिफरेंस है, आपके बुक में यहाँ दिए हुए हैं सम वाइटल डिफरेंसेस। ठीक है ना, इन डिफरेंसेस को हम कल कर लेंगे, देन हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, तो आज की Okay, क्लास हम sir. क्लोज करते हैं। Thank you, sir.